नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी में। चलिए आज अपन बात करेंगे हिंदी विषय की। हिंदी विषय में जो अपना आगे चल रहा था, जो बिंदु चल रहा था भाषा और व्याकरण का, उसी में आगे चलते हैं। आगे अपना जो रहेगा वो रहेगा लिपि वाला, कि लिपि क्या होती है। देखो, भाषा की अपन ने बात कर ली, व्याकरण की बात कर ली। तो जो भाषा और जो व्याकरण है, यानी भाषा का जो प्रयोग अपन करेंगे, अगर लिखित रूप में करेंगे तो उसके लिए अपने किसी चीज न किसी चीज की जरूरत तो पड़ेगी। जैसे मान लो कोई संकेत भी अपन कर रहे हैं, तो उन संकेत अपने को करने तो पड़ेंगे ना कम से कम। तो लिपि क्या होती है, देखो, भाषा को जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी अपन जिन ध्वनि चिन्हों को, जो अपन ने ध्वनि बोली, जो अपन ने मुख से ध्वनि निकाली, मौखिक रूप से जो अपन ने ध्वनि निकाली, उस ध्वनि को जब अपन लिखेंगे, जब उसको लिखित रूप देंगे, तो अपने को कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ेगी। लिखित रूप देंगे तो अपने को कुछ चिन्ह चाहिए होंगे। उन्हीं चिन्हों को अपन क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। यानी अलग अलग भाषाओं की लिपि जो है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो मैंने ए लिखा, अब ये कैसे हो गया कि ये ए ही है। मैंने ए में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, जैसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। नहीं, नहीं लिख सकता, क्योंकि लिपि अपने जो है वो पहले से निर्धारित है कि आपको ये ए जो है वो ऐसे ही लिखना है। इसका जो चिन्ह है वो इसी प्रकार निर्धारित किया गया है। अपन अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जो लिपि है उसको लिखने, जो भाषा है उसको लिखने के लिए किसी न किसी ध्वनि चिन्ह की आवश्यकता होगी, और वही ध्वनि चिन्ह क्या कहलाएगा, लिपि कहलाएगा। जैसे अपने हिंदी और संस्कृत है, उनकी लिपि जो है वो रहेगी देवनागरी लिपि। हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि। किस किस की है भाई, हिंदी व संस्कृत की। अब अपन ने हिंदी और संस्कृत में जिस लिपि को काम में लेते हैं उस लिपि को क्या कहा जाता है, देवनागरी लिपि। और अपने संविधान में भी, संविधान का जो भाग है 343 से 351, 343 से 351 भाग 17, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि हमारे जो भारत है उसकी राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। और उसी के साथ में अपनी लिपि कौन सी काम में ली जाएगी, देवनागरी लिपि। तो लिपि, देवनागरी लिपि का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में है, 343 से 351 में। उसमें बताया गया है कि भाषा, राजभाषा हिंदी होगी, और इसके अलावा लिपि जो है वो देवनागरी होगी। और देवनागरी लिपि में भी जो अंकों को इस काम में लिया गया है वो ये वाले अंक काम में नहीं लिए गए हैं, ये वाले काम में नहीं लिए गए हैं। इसके अलावा इनका जो अंतरराष्ट्रीय रूप है, अंतरराष्ट्रीय जो ये संख्या है 1 से लेके 10 तक, तो ये जो संख्या है ये उसका अंतरराष्ट्रीयकरण किया गया है। यानी इनका अंतरराष्ट्रीय जो रूप है वही स्वीकार किया गया है। और अंतरराष्ट्रीय रूप पता ही है आपको, 1 2 3 ऐसे इस प्रकार है। इस प्रकार लिखेंगे, ना कि इस प्रकार, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, किन अनुच्छेदों में इनको लिपि घोषित किया गया है, और ये राजभाषा का ये प्रावधान किया गया है। और इनका जो अंतरराष्ट्रीयकरण है, भाई अपनी हिंदी में जो संविधान है उसमें इन अंकों को स्वीकार नहीं किया गया। देवनागरी लिपि स्वीकार की गई है, लेकिन इन अंकों को स्वीकार नहीं किया गया। इनका जो अंतरराष्ट्रीय रूप है, जो विदेशों में भी सभी जगह काम में आता है, वही अपने स्वीकार किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देवनागरी लिपि जो है इसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि जो है वो किस लिपि से आई है, ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि जो है वो अपने किस परिवार की है, भारोपीय, भारत और यूरोप की भारोपीय भाषा परिवार जो है उसकी मानी जाती है, भारोपीय भाषा परिवार। तो भारोपीय भाषा परिवार जो है उसमें ब्राह्मी लिपि है, और ब्राह्मी लिपि में ही कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। तो इस प्रकार अपना जो है ये लिपि का थोड़ा सा बिंदु रहे। अब देखिए, अपने ये जो लिपि है इसमें कौन कौन सी वर्णों को स्वीकार किया गया है, कौन कौन सी वर्ण इसमें शामिल है।
उनकी भी चर्चा साथ में कर लेते हैं। वर्ण का टॉपिक जो है वो अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें वर्ण कौन कौन से शामिल किए गए हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए वर्णों में अपने पहले है स्वर। वर्णों में क्या है? स्वर है। स्वर अपने पता है क्या कितने हैं? स्वर 11 हैं। तो कौन कौन से? देखो, एक तो ए है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, आई है, ओ है और औ है। ठीक है, ये अपने जो स्वर हैं 11 जो स्वर हैं वो देवनागरी लिपि से अपने ग्रहण किए गए हैं। चलिए साथ में इसकी मात्राएं भी बता देते हैं। जो व्यंजन के साथ में लगती हैं वो मात्राएं कौन कौन सी लगती हैं। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। और इसकी जो मात्रा है ये आ की मात्रा इस प्रकार लगाते हैं। जैसे मान लो कै लिखेंगे तो कै के साथ में ये मात्रा लग जाएगी तो ये बन गया का। ठीक है, इस ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की होती है। ठीक है, ई की जो मात्रा है वो छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा जो है वो इस प्रकार लगेगी। इसको मैं इस प्रकार डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपके ये आपस में मिले नहीं। ठीक है, चलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की ये होती है, ई की, बड़ी ई की। फिर देखिए ऊ की जो मात्रा है ये वाली होगी, बड़े ऊ की इस प्रकार होगी। फिर री है, री इस प्रकार लगता है। ए जो है उसकी मात्रा ये वाली होती है। आई जो आएगा उसकी मात्रा 2 लग जाएंगी ऊपर। ठीक है, ओ की मात्रा ये वाली हो गई और औ की मात्रा जो है ये वाली हो। ठीक है, तो ये मात्राएं हैं जो अपने व्यंजन वर्णों के साथ में लगाते हैं। लेकिन आपको याद इसमें सिर्फ इतना ही रखना है कि 11 स्वरों को देवनागरी लिपि में स्वीकार किया गया है, 11 अपने वर्ण रहेंगे। एक रहेगा अपने अनुस्वार। क्या रहेगा? अनुस्वार। अनुस्वार में देखो आप अंग और अह बोलते हो, अनुस्वार में क्या रहेगा? अंग रहेगा। ठीक है, एक रहेगा अपने विसर्ग। ये क्या आएगा? विसर्ग आएगा। तो विसर्ग में क्या होगा? देखो एह आएगा। ठीक है की ध्वनि आती है इसमें, एह आ गया। इसके अलावा अपने व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या आपको पता होगी कितने हैं। व्यंजन अपने रहेंगे 33। व्यंजन कितने रहेंगे? 33 रहेंगे। लिख देता हूं मैं, कै ख। इसमें सारे न लिख के मैं इतना ही बता देता हूँ। देखो एक तो कैसे लेके हो गया है तक, कैसे लेके हो गया है तक। फिर अपने 2-3 और आते हैं, क्ष त्र गे और श्र। क्ष त्र ग और श्र। ये वर्ण किस किस से बने हैं, कैसे कैसे बने हैं, उन सब की चर्चा अपन बाद में जब वर्ण पढ़ेंगे तब करेंगे। लेकिन अपने को इतना याद रखना है कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से देवनागरी लिपि में स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार ये अपने जो इतने वर्ण हैं वो यहाँ पर देवनागरी लिपि में स्वीकार किए गए हैं। और जो अपना अंकों का जो क्रम है, अंक जो है वो मैंने पहले ही बता दिया। ये देवनागरी वाले स्वीकार अपने नहीं किए गए हैं, ये वाले स्वीकार नहीं किए गए हैं, बल्कि अपन का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है वही स्वीकार किया गया है। इसका जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है वही स्वीकार किया गया है, इसको स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये अपने कोई काम की चीज़ नहीं, यहाँ पर ये रहेगा, वो इसको याद नहीं करना। सिर्फ याद इतने रखने हैं कि इसमें स्वर और व्यंजन या ये दो एक जो अन्य हैं वो किस प्रकार अपने काम में आते हैं। लिपि में देवनागरी जो लिपि है उसमें कौन कौन से स्वीकार किए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अपनी भाषा जो है या व्याकरण कह सकते हैं, व्याकरण या भाषा के अंग। अपनी व्याकरण जो है या अपनी हिंदी भाषा जो है उसके अंग कितने हैं, कितने अंगों में उसको बांटा गया है, कितने भागों में उसको बांटा गया है। तो व्याकरण कह दो चाहे भाषा कह दो, देखो कोई भी भाषा है उसको अगर शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध उसका उच्चारण करेंगे, शुद्ध उसको लिखेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? व्याकरण की आवश्यकता होगी। तो चाहे व्याकरण के कह दो, अंग कह दो, चाहे भाषा के कह दो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो अपने व्याकरण या भाषा के अंग जो है वो कितने हैं? 3 है। कितने हैं भाई? 3 रहेंगे। पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा वर्ण वाला, पहला जो है अपना वो वर्ण रहेगा। दूसरा अपना रहेगा शब्द रहेगा और तीसरा अपना रहेगा वाक्य। एक रहेगा वर्ण,
शब्द और वाक्य, तीन ये ऐसे अंग हैं जो अपन ने भाषा के माने जाते हैं। सबसे छोटा वर्ण रहेगा, उससे बड़ा शब्द रहेगा और उससे बड़ा वाक्य रहेगा। और अगर इसी को अपन ढंग से पढ़ेंगे तो इसका अलग थोड़ा सा बिंदु बन जाएगा। इसको वर्ण विचार कह देंगे, इसको शब्द विचार कह देंगे और इसको जो है वाक्य विचार कह देंगे। वाक्य विचार, देखिए अपन ने जब भी व्याकरण से संबंधित किसी भी क्लास में कोई टॉपिक आता है तो उसमें यही नाम दिया होता है कि वर्ण विचार को स्पष्ट कीजिए, शब्द विचार है, वाक्य विचार है। कंपटीशन एग्जाम्स में भी क्या होता है कि इनसे संबंधित अगर कुछ पूछा जाता है तो टॉपिक का नाम यही लिखते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो देखिए वर्ण विचार में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वर्ण विचार में अपन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्वर और एक पढ़ेंगे व्यंजन। सबसे पहले व्याकरण की जो शुरुआत है, भाषा की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। वर्णी ये व्याकरण या भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? वर्ण से होती है, क्योंकि वर्ण में भाई सबसे छोटी इकाई यही है। तो वर्ण में पढ़ेंगे अपन स्वर और व्यंजन को। ये दोनों चीजें जब पढ़ लेंगे, ये दोनों चीजें जब अपने क्लियर हो जाएंगी तो इन्हीं से रिलेटेड एक बिंदु है जिसका नाम है संधि, क्योंकि संधि भी दो वर्णों के मेल से बनती है। तो वर्ण जैसे ही पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ने के पश्चात अपने को तुरंत क्या पढ़नी है? संधि पढ़नी है। शब्द विचार में देखो सबसे बड़ा अगर बिंदु माना जाए, सबसे बड़ा बिंदु हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा बिंदु अगर माना जाए तो वो होगा शब्द विचार। यानी जितनी व्याकरण होती है उसका 80% किस में आ जाता है? शब्द विचार में आ जाता है। देखिए शब्द विचार में अपन शब्द के जो है अर्थ के आधार पे भेद पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पे पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार भेद जो है, इनके अलग अलग प्रकार के अपन भेद जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो इनमें क्या क्या आने वाला है, देखो अपने विलोम शब्द आ जाएंगे, पर्यायवाची आ जाएंगे, एकार्थी शब्द आ जाएंगे, इसके अलावा विकारी शब्द आएंगे, अविकारी आएंगे। यानी बहुत बड़ा है, जितने भी अपने टॉपिक रहेंगे उन सब में ये वाला रहेगा। यानी सारे के सारे, इससे बहुत ज़्यादा है, लिखने में बहुत समय वेस्ट होगा। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आता जाएगा इनका नाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जब इतना सारा ये पढ़ लेंगे और ये वाला पढ़ लेंगे तो एक बिंदु अपने आता है समास। क्या आएगा? समास। क्योंकि समाज जो है इससे संबंधित भी है, वर्ण से संबंधित भी है और इसके अलावा शब्द से संबंधित भी है। क्योंकि इसमें जोड़ होगा तो वो काम होगा संधि के हिसाब से, और शब्दों का जोड़ होगा तो वो शब्द विचार के हिसाब से होगा। तो फिर अगला ये अपना ये बिंदु रहने वाला है। इसके अलावा देखो आगे आगे है अपने वाक्य विचार। तो वाक्य में क्या होता है, देखो वाक्य बहुत सारे वाक्य के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य, इसके अलावा मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य, ठीक है। देखो ये वाक्य से संबंधित है, ये वाले शब्द से संबंधित है। इसमें जो बिंदु पढ़ेंगे वो शब्द शुद्धि का होगा, शब्द शुद्धि। क्योंकि देखो इतनी सारी व्याकरण पढ़ लेंगे उसके बाद में अपने को शब्द का शुद्ध और अशुद्ध करना आ जाएगा। अब वाक्य वाले में क्या होगा? वाक्य शुद्धि होगी, वाक्य शुद्धि। देखिए सबसे पहला बिंदु क्या रहेगा? वर्ण विचार का। तो अपन व्याकरण जो है उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? वर्ण विचार से करेंगे। वर्ण विचार में क्या पढ़ेंगे? स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के बाद में किसको पढ़ेंगे? संधि को पढ़ेंगे। संधि पढ़ने के बाद में शब्द विचार पाएंगे। शब्द विचार के जितने बन सकते हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद में अपने को पढ़ना है समास। समास पढ़ने के बाद में अपन पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार में इस प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य पढ़ने के बाद में शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये लास्ट में होगा दोनों में। क्योंकि इस प्रकार अपनी सारी की सारी व्याकरण चलती है और इसका एक सिस्टमेटिक ढंग होता है। ऐसे नहीं कि बीच में से कुछ भी पढ़ लिया, समझ में नहीं आएगा। तो ये आप अगर अंग्रेजी की व्याकरण पढ़ते हो, ग्रामर पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी सही तरीके से चलना पड़ता है। क्योंकि कोई भी भाषा सीखी जाती है तो भाषा की जो है वो शुरुआत ढंग से शुरू से पढ़ना चाहिए उसको। ऐसे नहीं कि बीच बीच में से कुछ भी पढ़ लिया, नहीं, वो सिर्फ रटने वाला काम होगा और रटने वाला काम अपने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करने वाले। इसमें जहाँ पर भी आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह इस्तेमाल होगी वो सारी करके मैं आपको बताऊंगा। उन्हीं के माध्यम से मैं आपको सारा ये जो पढ़ाने वाला हूँ और ये बिंदुपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।